हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी को विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा वह सभी क्वेश्चन को अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पर हम लगभग 50 क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव में। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे विज्ञान में आप लोग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन हम बताएंगे अभी के इस क्लास में। और ये प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी क्लास में हम बता देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का पूछा गया है। पहला नंबर चैप्टर का पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो इसका आंसर है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसका यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर यह आपतित किरण है और यहाँ पर ये परावर्तित किरण है। और इसका नियम को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नियम भी पूछा गया है और कभी कभी 2 अंक में केवल इसका नियम भी पूछ दिया जाता है, तो इसका नियम को भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये चित्र बना लीजिएगा, देख सकते हो। ये आपतित किरण है और यहाँ पर ये परावर्तित किरण है और बीच में यहाँ पर अभिलंब डाला गया है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका नियम को देखते हैं। तो इसका नियम है, यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पर 2 नियम लिखा गया है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। तो पहला नियम है अपवर्तन के कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऊपर हम लोग देखे थे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ऊपर देखे थे इस तरह से। यहाँ पर ये आपतित किरण है और बीच में यहाँ पर अभिलंब खींचा गया और ये परावर्तित किरण है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सभी एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये है। और दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है यहाँ पर। 2 नंबर किसी भी हाल में ये 50 आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। बताना है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दृष्टि दोष क्या है? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। यहाँ पर बताना है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु के नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। तो काफ़ी ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप लोग आसानी से याद कर लेंगे।
नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी का समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कितना होता है? तो 4 डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है। अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को, यहाँ पर किराने लिखा गया है, समानांतर किरणों को अभिसारित कर देता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। तो इसका उत्तर है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण भी यहाँ पर खींचना है, यानी चित्र भी बनाना है। तो इसका आंसर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और इसका यहाँ पर चित्र भी लिखा गया है, बनाया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। यहाँ पर प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचना है और इसमें कोई भी जवाब नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर चित्र बनाना है। तो इसका आंसर सबसे पहले लिखिएगा कि प्रकाश अपवर्तन का आलेख इस प्रकार है। यहाँ पर इस प्रकार चित्र बना लीजिएगा, देख सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से इसका डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ABC लिखिएगा और यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर लाइन खींचिएगा। ये आपतित किरण हो जाएगा, ये विचलन कोण, और ये प्रिज्म का कोण हो जाएगा, और ये अपवर्तित किरण, और इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्गत किरण। तो काफ़ी सिंपल है, 1 से 2 बार आप लोग बना लीजिएगा चित्र, आसानी से आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। बताना है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है। इसका आंसर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग समान वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदा सीधे
सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वह बहुत ही छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग समान वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताना है। तो यहाँ पर देखिए न कि उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, न कि अवतल दर्पण का, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की बात हो रहा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ का वैल्यू निकालना है। तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है r/2। r की जगह पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप लोग लिख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि हमें माइनस प्लस नहीं देखना है क्योंकि न कि उत्तल दर्पण पूछा गया है न कि अवतल दर्पण। तो हमें केवल 10 सेंटीमीटर इसका आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है प्रतिरोध क्या है, इसका मान एन मात्रक लिखे। प्रतिरोध क्या है, इसका मान एन मात्रक को लिखना है। तो इसका आंसर लिखा गया है किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका मान एन मात्रक लिखे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बट्टा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखे। यहाँ पर उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखना है, क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरफ से यहाँ पर उत्तल लेंस है और इस साइड यहाँ पर अवतल लेंस है। इसका यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। उत्तल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है और अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार से होता है। तो पहला नंबर देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस में क्या अंतर है। पहला नंबर है कि इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। पहला नंबर है अवतल लेंस में कि इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा है। दूसरा है यहाँ पर उत्तल लेंस में कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में है कि इनमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर है यहाँ पर उत्तल लेंस में कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और 3 नंबर है अवतल लेंस में कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और 4 नंबर है इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर अवतल में है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है कि यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है। 5 नंबर है यहाँ पर अवतल में कि यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर समाप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है कि किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण बना होता है। वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15 नंबर है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है अथवा लघुपतन क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तब विद्युत पथ में यहाँ पर विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाते हैं और जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपतन के कारण यहाँ पर लघुपतन के कारण आग लग जाती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। छूने पर जोर का विद्युत यहाँ पर आघात भी लग सकता है। इसे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
कोई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। बताना है कि किसी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर है कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वह काटे तो इसका तात्पर्य होगा कि कटान बिंदु के उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है। तो इसका आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखना है। तो इसका आंसर है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा I चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम के नियम कहते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल एक कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर है कि चालक की प्रकृति पर। कुछ चालक पदार्थ में प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम, जैसे तांबा में लोहे की अपेक्षा कम प्रतिरोध क्षमता होती है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 20 नंबर, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर है कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और यहाँ पर दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। तो इसका आंसर लिखा गया है, निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है और नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसों में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो इसका आंसर है कि वायु, पवन और सागर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इनका प्रयोग तब किया जा सकता है जब तक सौर परिवार की परिस्थितियां समान बनी रहेगी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह हल्के हरे रंग का हो जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसका यहाँ पर फार्मूला भी लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इसे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 25 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण लिखना है। तो इसका आंसर है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर अम्ल, भस्म और लवण प्लस जल हो जाएगा। इसी के यहाँ पर लिखा गया है केमिस्ट्री में, देख सकते हो। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। बताना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, इसका आंसर है कि जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है जिससे हाइड्रोनियम यानी यहाँ पर H3O+ आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता
होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होती हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण, यहाँ पर विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होती हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया भी गया है, देख सकते हो। उसके बाद है कि बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर में हापर से शुष्क बूझा हुआ चूना डाला जाता है। नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः अवशोषित हो जाती हैं और बूझा हुआ चूना यानी विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। बताना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। बताना है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अयस्क का परिभाषा देख लेते हैं। तो अयस्क है कि जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो यानी आसानी रूप से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। और खनिज का परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर खनिज धातु के प्राकृतिक यौगिक के रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें खनिजों के रूप में ही प्राप्त होता है। अधिकांश धातुएं हमें खनिजों के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे तांबा हमें पाइराइट या क्यूपाइराइट से प्राप्त होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु बनाने के दो फायदे क्या हैं। यहाँ पर बताना है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु बनाने के दो फायदे क्या हैं। तो इसका आंसर है कि किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पर रोज मेटल, पीतल, स्टील और कांसा आदि हैं। मिश्र धातु बनाने के फायदे एक नंबर हैं कि यहाँ पर संक्षारण रोगी और दूसरा है यहाँ पर उपयोगिता बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यही बताना है। तो इसका आंसर है कि धातुएं क्रियाशील श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो धातुएं क्रियाशील श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पर फार्मूला भी लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर,
लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताए। यहाँ पर लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताना है। तो इसका आंसर है यानी उत्तर है कि जंग से बचाने के तरीके इस प्रकार हैं। पहला नंबर यहाँ पर उपाय लिखा गया है कि तेल या ग्रीस की परत लपेट कर, यहाँ पर यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की, यहाँ पर यदि होना चाहिए, यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, जिससे जंग नहीं लगता है। मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। और दूसरा उपाय लिखा गया है यहाँ पर कि एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की अस्तर जमा कर जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। और यहाँ पर बसों, कारों और स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की अस्तर जमाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर समाप्त होता है। ये सभी हम PDF ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, यहाँ पर उदाहरण देकर बताना है। या अल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु के क्रम में सजाकर उनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण बताना है। और दूसरा क्वेश्चन यानी अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि अल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु के क्रम में सजाकर उनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र। यहाँ पर इसका सूत्र लिखा गया है एल्केन का, यहाँ पर C2H2N+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, CH4 इथेन, C2H6 प्रोपेन, C3Hg ब्यूटेन, C4 और H यहाँ पर 10N, यहाँ पर पेंटेन दिया गया है। पेंटेन का भी सूत्र लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की यहाँ पर विसंगतियों को लिखे। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि H का स्थान नियत नहीं है। और दूसरा है यहाँ पर कि समस्थानी की स्थान नियत नहीं है। और तीसरा है कि कम परमाणु भार वाले तत्व के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर की पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरों जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरों जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पौधे में जलन, यहाँ पर जलन खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं, अथवा पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो इसका आंसर है कि पौधों में जाइलम से जल, फ्लोएम से खनिज लवणों का स्वाहन होता है। प्रसरणी दाब स्वाहन में महत्वपूर्ण होती हैं। काफ़ी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। तो इसका आंसर काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है, तो इसका आंसर है कि शरीर के उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहा था।
कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उत्सर्जन क्या है? शरीर से जो भी मतलब कि गंदा पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर की उपचार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर है यहाँ पर जाइलम में पहला अंतर है कि जाइलम जल एंड खनिज लवणों को भूमि से पौधों तक पहुँचाता है। और पहला नंबर है फ्लोएम कि फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप पत्तियों में निर्मित एटीपी यहाँ पर ऊर्जादायी तत्वों को वृक्ष के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। दूसरा नंबर है जाइलम में कि जाइलम अवशोषण का कार्य करता है। और दूसरा नंबर है फ्लोएम में कि फ्लोएम वितरण का कार्य करता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। यहाँ पर बताना है कि रक्त क्या है और इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करना है। तो इसका आंसर है कि रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है। रक्त का संगठन एवं कार्य इस प्रकार है। रक्त तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और इसमें तैरते हुए कणों को कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाल रक्त कणिका क्या है। यहाँ पर बताना है कि लाल रक्त कणिका क्या है, जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि यह केंद्रक विभिन्न संरचना है। इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है जिससे रक्त का लाल रंग दिखता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। उसके बाद है कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, जिसे हम WBC कहते हैं। तो इसका आंसर है कि यह केंद्रीय रचना है या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। उसके बाद है पटिकाणु कोशिका क्या है, तो यह छोटे गोल यहाँ पर यह छोटे गोल रचना है, यह रक्त का थाका बनाती हैं। उसके बाद प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है जिसमें विभिन्न घटक तैरते रहते हैं। यहाँ पर सीरम एक रुधिर प्लाज्मा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम बताएं। निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है मछली, दूसरा है मच्छर, तीसरा है केंचुआ और चौथा है कुत्ता और पांचवा है मनुष्य। तो यहाँ पर जंतुओं का नाम सबसे पहले लिखा गया है और इसका श्वसन अंगों के नाम इस पर लिखा गया है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, तो गलफरे हैं। मच्छर का क्या है, तो श्वास नाल है। केंचुआ का क्या है, तो त्वचा है। कुत्ता का क्या है, तो फेफड़ा है और मनुष्य का भी फेफड़ा है। तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचार को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारा आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर है अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायक प्रदान करते हैं एंड भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखे। तो इसका आंसर है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है पादप हार्मोन किसे कहते हैं। 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर है पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन और एसेसिकम। ये सभी क्या है, तो पादप हार्मोन है।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि पर परागकण क्या है। पर परागकण क्या है, तो इसका आंसर है कि एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि परागकण किसे कहते हैं। परागकण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है कि परागकणों के स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो इसका आंसर है अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणुओं का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे जल में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। परिणाम स्वरूप जलीय जीवन प्रभावित होता है। फास्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाए। तो इसका आंसर है कि पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। जलीय आहार श्रृंखला शैवाल, जलीय कीट, छोटी मछली, बड़ी मछली, और यहाँ पर स्थलीय आहार श्रृंखला घास, हिरण, यहाँ पर बाघ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्राविक ग्रंथियों के स्राव के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर परागकण एवं पर परागकण क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर स्व परागकण इस प्रकार है और पर परागकण इस प्रकार है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, यहाँ पर साइंस का पूछा गया है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर है, क्या अंतर है। तो इसका आंसर है द्विखंडन में पहला नंबर है कि इसमें एक जीव से दो जीव बन जाता है, और पहला नंबर है बहुखंडन में कि इसमें एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बन जाते हैं, और दूसरा नंबर है द्विखंडन में कि यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, और दूसरा नंबर है बहुखंडन में कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम साइंस के पूरा क्वेश्चन बता दिया है। यहाँ पर हम बताए हैं 50 क्वेश्चन, 25